नमस्कार। मैं गोपाल पोस्टा एक बार फिर से। आज हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में। क्वेश्चन बनता है, मौर्यकाल के आर्थिक जीवन की विशेषता लिखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में हमें जो जानकारी है कई स्रोतों से मिलती है। इन स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि मौर्यकाल के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी अच्छा था। साम्राज्य में शांति स्थापित होने के कारण, कृषि तथा उद्योगों के उन्नत होने के कारण व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी प्रोत्साहन मिला था, जिससे लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध थे। तो आर्थिक जीवन की विशेषताएं शुरू करते हैं। सबसे पहले है कृषि। कृषि की बात करें तो मौर्य काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। राज्य की आय का भी मुख्य स्रोत कृषि ही था। इसलिए राजा ने, जो मौर्य शासक थे, उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी ध्यान दिया था। किसानों को राज्य की ओर से बहुत सी सुविधाएं प्राप्त थी। बंजर भूमि को कृषि के अधीन लाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए थे। सिंचाई की सुविधा को उन्नत करने के लिए भी सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किए थे। शासकों ने सैनिकों को ये आदेश दिया था कि युद्ध के समय वह फसलों को नष्ट न करे, जिस कारण फसल से उपज अच्छी होती थी। उस समय जो प्रमुख फसल थी गेहूं, जौ, कपास और गन्ना थी। प्रमुख फसलें थी ये गेहूं, जौ, कपास और गन्ना। उस समय जो भूमि कर लिया जाता था वह कुल आय का 1/6 भाग से 1/6 भाग लिया जाता था। वह भूमि की उपजाऊ क्षमता के आधार पर लिया जाता था। तो दूसरा पॉइंट है उद्योग धंधे। मौर्य काल में उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। इस काल में कपड़ा उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र काफ़ी मात्रा में तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त ऊनी और रेशमी वस्त्रों का भी उद्योग थे और इन्हें तैयार किया जाता था। उस समय लकड़ी उद्योग, चर्म यानी चमड़ा उद्योग भी काफ़ी विकसित थे। बहुत से लोग सोना, चांदी, तांबा और लोहे की खानों में काम करते थे। अशोक के शासनकाल में शिल्प उत्पादन उद्योग जो है वो भी काफ़ी उन्नत था। उस समय लोग शस्त्र, बर्तन, आभूषण बनाने के उद्योग में भी काम करते थे। नंबर 3, पशुपालन। अगर पशुपालन की बात की जाए तो मौर्य काल में लोग जो कबीले होते थे वो पशुपालन का कार्य करते थे। वह गाय, भैंस, भेड़ बकरियों को पालते थे। व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण सरकार ने अपने अलग डेयरी फार्म खोल रखे थे। नंबर 4, श्रेणियाँ। मौर्य काल में कारीगरों तथा शिल्पकारों ने अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेणियाँ स्थापित कर ली थी और इन श्रेणियों का नेतृत्व जेठक करता था। क्वेश्चन भी बनता है कि जेठक कौन था, तो आंसर लिखना है आपने। मौर्य काल में कारीगरों तथा व्यापारियों ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेणियां स्थापित कर ली थी। इन श्रेणियों के प्रमुख को जेठक कहा जाता था। जो उस समय व्यवसाय किया जाता था वह अब खानदानी बन गया था। जो ये श्रेणियां होती थी पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उससे सामान तैयार करके बाजार में बेचती थी, व्यापार के लिए नए क्षेत्र की खोज करती थी। जो जेठक होते थे श्रेणियों के प्रमुख, अपनी श्रेणी में काम करने वाले कारीगरों तथा शिल्पियों के काम की देखभाल करते थे। श्रेणी द्वारा तैयार किए गए सामान का सरकार की ओर से निरीक्षण किया जाता था। अगला है व्यापारिक नियम। मौर्य शासकों ने व्यापार को उन्नत करने के लिए बहुत से व्यापारिक नियम बनाए थे। तस्करों और वस्तुओं में मिलावट करने वालों को कड़ा दंड दिया जाता था। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता था। माप तोल के पैमाने सरकार की ओर से जारी किए जाते थे। व्यापारियों को देशी माल पर 5% और विदेशी माल पर 10% लाभ प्राप्त करने का अधिकार था। अगला है आंतरिक और बाह्य व्यापार। मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार भी काफ़ी उन्नत था।
व्यापार जो है जल और स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। मौर्य काल का जो अधिकांश व्यापार है सीरिया, मिस्र, रोम, यूनान, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होता था। मौर्य काल के जो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र थे। मौर्य साम्राज्य से विदेशों को हीरे, मोती, सुगंधित वस्तुएं, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी का सामान, औषधियाँ, गरम मसाले, नील आदि का निर्यात किया जाता था। और भारत विदेशों से सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न इत्यादि वस्तुओं का आयात करते थे। ये था मौर्यकालीन आर्थिक जीवन की विशेषताएं। तो अगला जो टॉपिक है आज का वो है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद बिंदुसार शासक बना था। बिंदुसार के बाद अशोक बना था। फिर 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का पतन हो गया था। जैसा कि प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है कि जिसका जन्म होता है उसका अंत अवश्य ही होता है, उसी प्रकार से मौर्य वंश का जो उत्थान हुआ उसका भी पतन हो गया था। पर ये जो पतन है अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के अंदर ही हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनको हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है अशोक का उत्तरदायित्व। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के शासनकाल में ही आरंभ हो गया था, कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध नीति सदा के लिए त्याग दी थी, जिससे मौर्य सेना सक्रिय न रही। धीरे धीरे वह युद्ध कला, वीरता आदि गुणों को भूल गई, जिस कारण ये सैनिक जो है भीतरी विद्रोह, आंतरिक विद्रोह, विदेशी आक्रमणों से मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख पाए और इस वंश का पतन हो गया। दूसरा पॉइंट है अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी। कुछ इतिहासकार का यह भी मानना है कि साम्राज्य की जो प्रगति है वह योग्य शासक पर ही निर्भर करती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, उनके समय में साम्राज्य जो है उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। पर जैसे ही अशोक की मृत्यु होगी उसके पश्चात दशरथ, संप्रति, बृहद्रथ जैसे अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी शासक बने। वह मौर्य साम्राज्य का दायित्व संभालने में असमर्थ थे, जिस कारण उनके शासनकाल में चारों ओर अराजकता फैल गई और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तीसरा है उत्तराधिकार कानून का अभाव। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक और कारण है उत्तराधिकार के नियम का ना होना। राजा की मृत्यु के पश्चात सिंहासन प्राप्त करने के लिए उनके पुत्रों में युद्ध आरंभ हो जाता था। जैसे बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात सिंहासन प्राप्त करने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल को उसकी सौतेली मां ने अंधा करवा दिया था। इस कारण जो राजमहल होते थे वह षड्यंत्र का केंद्र बन गए थे, जिससे मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अगला है विशाल साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेकर के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक, पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। इतने विशाल साम्राज्य में प्रांतों से सीधा संपर्क रखने के लिए योग्य शासकों और यातायात के साधनों का विकसित होना आवश्यक था। पर अशोक के पश्चात मौर्य वंश का कोई भी शासक योग्य न हुआ, जिससे इस वंश का पतन हो गया था। अगला है राजधानी का केंद्र में न होना। मौर्य शासकों की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। यह राजधानी मौर्य साम्राज्य के केंद्र में नहीं थी, इसलिए वहां से दूर के जो प्रदेश है उन पर नियंत्रण रखना आसान कार्य नहीं था। ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके दूर के जो राज्य थे वहां के गवर्नरों ने विद्रोह करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे इस साम्राज्य का पतन हो गया।
अगला है कर्मचारियों के अत्याचार। मौर्य साम्राज्य के जो दूर के क्षेत्र थे, दूर के प्रदेश थे, वहां पर कर्मचारी लोगों पर अत्याचार करते थे। जब बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो अशोक को वहां पर विद्रोह के दमन करने के लिए भेजा गया था। तो लोगों ने कहा हम न तो शासक बिंदुसार के विरुद्ध है, न ही अशोक के विरुद्ध है, हमें तो दुष्ट अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने तंग कर रखा है। इससे पता चलता है कि कर्मचारियों के अत्याचार काफी होते थे। इन अत्याचारों ने विद्रोह को जन्म दिया और मौर्य वंश का पतन हो गया। अगला है वित्तीय संकट। कुछ इतिहासकार का यह भी कहना है कि जो वित्तीय संकट है वो मौर्य वंश के पतन का कारण बना। जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक शासक थे तो उन्होंने अपने राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया था। जो इनके उत्तराधिकारी हुए उनके समय में जब कुछ प्रदेश साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए तो सरकार की आय कम हो गई, जिससे राजकोष खाली होने लगा। राजकोष खाली होने के कारण शासन प्रबंध में शिथिलता आई। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य की नींव डगमगाने लगी और इस वंश का पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना यह भी है कि इस वंश का जो पतन है वह विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हुआ। जब मौर्य साम्राज्य दिन प्रतिदिन अस्थिर होता जा रहा था तो इस ऐसे अवसर पर बैक्ट्रिया के यूनानियों ने डिमिट्रियस के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। शीघ्र ही उन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमणों ने भी मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो है अंतिम जो पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में बात करें पुष्यमित्र शुंग की। पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। वह स्वयं सम्राट बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की नींव रखी। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये मौर्य वंश के पतन का तात्कालिक कारण था। इस प्रकार से जिस मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी, उस वंश का पतन 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या के बाद हो गया और भारत में नए वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश। तो ये था मौर्य वंश। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में, चेदी वंश और सातवाहन वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।